हे एवरीवन। सो हमारी लास्ट वीडियो के अंदर हमने हमारा फर्टिलाइजेशन पूरा कंप्लीट कर लिया था। सो इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि उस वीडियो को ज़रूर देखो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है उस वीडियो का। इसमें दोनों आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे लास्ट टॉपिक की, दैट इज़ पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। तो सबसे पहले हमने डिस्कस कर लिया था कि हमारा सेकेंडरी oocyte था, उसके बाहर एक लेयर होती थी जिसको हम ज़ोना पेलुसिडा बोलते थे, और उसमें जब स्पर्म फ्यूज़ करता था तो इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते थे। सो फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमारा जायगोट बनता था। जायगोट से बहुत सारी स्टेजेस आती थी, फाइनली ब्लास्टोसिस्ट बनता था। सो ब्लास्टोसिस्ट कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता था जिसमें एक बाहर कवरिंग होती थी, उसे ट्रोफोब्लास्ट बोलते थे। अंदर वाले जो सेल्स का क्लस्टर है इनको हम लोग बोलते थे इनर सेल मास, और जो ब्लैंक स्पेस है वो है ब्लास्टोकोइल। ये सब मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, तो बस मैं यहाँ पर अपर सरफेस पे उन्हें टच कर रहा हूँ। सो यहाँ पर अब क्या है, जो हमारा इनर सेल मास है इसके अंदर ये जो आपको सेल्स दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअल में ये होते हैं हमारे स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स क्या होते हैं? स्टेम सेल्स वो सेल्स होते हैं जो खाली एक सेल कैपेबल होता है पूरा का पूरा नया ऑर्गन डेवलप कर देने के। ऐसा सेल जो डिवाइड हो करके पूरा ऑर्गन तक डेवलप कर सके। सो ये जो इनर सेल मास है इसके अंदर स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे मान लो एक स्मोकर है, वो काफ़ी ज़्यादा स्मोकिंग करता है, सो उसका लीवर इस वजह से पक्का ख़राब होने वाला होगा या फिर हो चुका होगा। तो अगर उसे लिवर ट्रांसप्लांट की कभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़ती है तो हम ऐसी कंडीशंस में अगर हमारे पास उस बंदे के स्टेम सेल्स हों तो हम उसको उसके स्टेम सेल्स दे सकते हैं, जो कि अपने आप डेवलप करके कंप्लीट एक नया लीवर ग्रो अप कर देंगे। सो ये जो स्टेम सेल्स होते हैं, बाद में फर्दर स्टडीज़ से हमें पता चला कि जो प्लेसेंटा होता है उसके अंदर भी हमें स्टेम सेल्स मिलते हैं। पहले हम लोग प्लेसेंटा को डिस्कार्ड कर देते थे, बट जब ये पता चला तो हम लोगों ने जो स्टेम सेल्स थे उनका एक बैंक बना लिया, स्टेम बैंक। सो उस बैंक के अंदर हम स्टेम सेल्स को स्टोर करके रखते हैं, ताकि कभी इन फ्यूचर अगर किसी को रिक्वायरमेंट और उसके स्टेम सेल्स हमारे पास हैं तो हम उसका कंप्लीट ऑर्गन डेवलप करवा सकें। अब क्योंकि वो सेल उसी के हैं तो उसकी बॉडी उन सेल्स को एक्सेप्ट भी कर लेगी ईजिली। और पिछली वीडियो में क्या हुआ था, जो हमारा ये जो ब्लास्टोसिस्ट था ये जाके इम्प्लांट हो गया था, इम्प्लांटेशन हो गया था, और इम्प्लांटेशन हो जाने के बाद ये ट्रांसफॉर्म हो गया था और इसने कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना लिया था। ये सारे के सारे क्या हैं ये सब मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन जो ये अंदर की 3 लेयर्स थी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये तीनों लेयर्स आगे जाके डेवलप होकर सारे के सारे ऑर्गन्स और टिश्यूज़ बनाती है। अच्छा, ये जो डेवलपमेंट होता है सारे ऑर्गन्स का, इसको हम लोग बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। ये भी मैं अभी वीडियो में आगे डिस्कस करूँगा, लेकिन उससे पहले हमने हमारे ओवरी का तो स्ट्रक्चर देखा था, तो आज हम एक बार हमारे ओवम का स्ट्रक्चर भी डिटेल में देख लेते हैं कि हमारा ओवम कैसा होता है। जो फ्यूज़ होने के बाद ओवम बनता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके पास क्या क्या प्रेजेंट है, उसके आसपास क्या क्या चीज़ें होती हैं, इस स्ट्रक्चर को एक बार देखते हैं। अच्छा, हमारा सेकेंडरी oocyte भी है तो एक सेल ही। तो एक बेसिक से सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर सेल के बाहर। उसके बाद हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। जो हमारा सेकेंडरी oocyte है इसका जो न्यूक्लियस होता है वो काफ़ी डेंस और इरेगुलर शेप का होता है। उसके बाद इसमें जो अलग चीज़ें होती हैं सेकेंडरी oocyte में, वो क्या होता है, इसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बाहर एक और मेम्ब्रेन होती है। इस मेम्ब्रेन का नाम होता है विटेलिन मेम्ब्रेन। विटेलिन मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, इसके ऊपर प्रोटीन्स के रिसेप्टर होते हैं, सॉरी रिसेप्टर प्रोटीन्स ही होते हैं, बट इसके ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। सो वो जो रिसेप्टर होते हैं वो क्या करते हैं, स्पर्म को बाइंड रखते हैं। उसके बाद इसके बाहर विटेलिन मेम्ब्रेन के बाहर एक और मेम्ब्रेन आ जाती है, जो हम सबको पता है सबसे फेमस मेम्ब्रेन, वो होती है हमारी ज़ोना पेलुसिडा। ये क्या करती है, इसके रिसेप्टर्स ख़त्म हो जाते हैं जैसे ही एक स्पर्म फ्यूज़ करता है, जिसकी वजह से ये इंश्योर होता है कि एक ही स्पर्म फर्टिलाइजेशन करेगा, दूसरा आके नहीं कर सकता। तीसरा क्या होता है, इसके बाहर क्या होता है, ज़ोना पेलुसिडा के सेल्स, बहुत सारे सेल्स कवर करके रखते हैं इसको बाहर से। इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। सो जो कोरोना रेडिएटा होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो ये सेकेंडरी oocyte है इसको लिविंग रखने के लिए, इसको सर्वाइव करवाने के लिए कुछ प्रोटीन्स रिलीज़ करते रहते हैं। उसके बाद ये जो हमारी विटेलिन मेम्ब्रेन है और जो हमारी ज़ोना पेलुसिडा है इसके बीच में एक स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस को हम लोग बोल देते हैं पेरीविटेलिन स्पेस। विटेलिन मेम्ब्रेन के और ज़ोना पेलुसिडा के बीच में स्पेस है, इसलिए पेरीविटेलिन स्पेस। सो ये था हमारे ओवम का स्ट्रक्चर। अब मैंने जो अपनी बात कही थी कि हम सारे ऑर्गन्स की जो डेवलपमेंट है, गेस्टेशन पीरियड, वो कौन कौन से महीने में क्या क्या होता है ये सब डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हमारे गेस्टेशन पीरियड के ऊपर। सो ह्यूमंस के अंदर जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो होता है 9 मंथ्स का। अलग अलग एनिमल्स में गेस्टेशन पीरियड वेरी करता रहता है। तो सबसे पहले 9 महीने हैं, तो मैं सबसे पहले 9 के 9 महीने लिख देता हूँ। ये रहा हमारे 9 महीने। ये 3 फेज़ में डिवाइड होते हैं। पहले 3 महीनों को बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दूसरे 3 महीनों को बोलते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर, और तीसरे 3 महीनों को बोलते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर। तो सबसे पहले महीने में तो चाइल्ड का हार्ट बनता है, उसका दिल बनता है।
उसके बाद दूसरे महीने में उसकी लिम्स और डिजिट्स आनी शुरू होती है, उसकी उंगलियां आनी शुरू हो जाती हैं। तीसरे महीने में जो चाइल्ड है उसके मेजर ऑर्गन्स बन जाते हैं, लाइक उसका एक्सटर्नल जेनिटिलिया, और उसके साथ साथ लिम्स और डिजिट पूरी तरह डेवलप हो जाते हैं। चौथे महीने में क्या होता है, उसके ईयर्स और ईयर लोब्स आ जाते हैं। पाँचवें महीने में चाइल्ड की आईलिड्स आ जाती हैं, आई लैशेज़ आ जाती हैं, और उसकी बॉडी के ऊपर फाइन हेयर्स आ जाते हैं। और छठे महीने में फीटस की सबसे पहली मूवमेंट दिखती है, और उसके साथ साथ उसके जो सर है उसके ऊपर भी फाइन हेयर्स आ जाते हैं। सातवें और आठवें महीने में बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट हो जाती है चाइल्ड के अंदर। और नाइन्थ मंथ में जो चाइल्ड होता है वो डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है। सो ये था हमारा गेस्टेशन पीरियड, और आई होप ये आपको बहुत ईजीली क्लियर होगा। सो अब हम ये देखेंगे, जब एक बार चाइल्ड डिलीवरी के लिए रेडी हो गया है तो इसकी डिलीवरी कैसे होगी। तो अब चलते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। सो पार्चुरेशन को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो पार्चुरेशन होता है डिलीवरी ऑफ चाइल्ड की डिलीवरी होना। ये एक न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम है। न्यूरो मतलब न्यूरॉन जो हमारी ब्रेन में होती हैं, और एंडोक्राइन मतलब हार्मोन रिलीज़ करने वाली ग्लैंड्स। तो ब्रेन से जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं उनसे चलने वाला एक सिस्टम है पार्चुरेशन। अच्छा, होता क्या है, पूरा प्रोसेस सुनना और ध्यान से सुनना, हो सके तो कॉपी लेके नोट ज़रूर बनाओ। सो ये जो हमारा फीटस है ये पूरा डेवलप हो चुका है। फिगर में आप देख सकते हो फीटस डेवलप हो चुका है और उसका प्लेसेंटा साफ साफ दिख रहा है। तो ये जो हमारा फीटस है जब ये पूरी तरह डेवलप हो जाता है, बाहर आने को तैयार हो जाता है, तो ये बताता है बॉडी को, ये क्या करता है, यूट्रस को हल्का सा माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। यूट्रस का जो प्लेसेंटा और फीटस है वो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। इतने से प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फीटस ने बाहर आने का रिफ्लेक्स दे दिया है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो ब्रेन में जैसे ही यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है सिग्नल चला जाता है। तो यूट्रस जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा ब्रेन में सिग्नल जाएगा, और ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करवाएगा मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड से। सो पिट्यूटरी ग्लैंड जिनको नहीं पता है उनके लिए एक ब्रीफ में बताता हूँ। हाइपोथैलेमस हुआ करती थी 11th में हमारी, उसके नीचे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट हुआ करती थी, जिसके दो पार्ट्स होते थे, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में मैं यहाँ बात नहीं कर रहा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो हमारी होती थी वो दो हार्मोन रिलीज़ करती थी, ऑक्सीटोसिन और दूसरा वेजोप्रेसिन। तो ये जो हमारा ऑक्सीटोसिन होता है इसका बॉडी में मेन फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्शन करवाना। अच्छा, ऑक्सीटोसिन हमें मार्केट में बाहर भी मिलता है, लेकिन वो ऑक्सीटोसिन नाम से नहीं, वो बिकता है एक दूसरे नाम से, दैट इज़ पिटोसिन। सो ऑक्सीटोसिन का बॉडी में मेन फंक्शन ही कॉन्ट्रैक्ट करवाना होता है। ये यहाँ यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, जब बेबी की डिलीवरी हो जाएगी तो मदर की मेमरी ग्लैंड्स को भी ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा ताकि मिल्क इजेक्ट हो सके। अच्छा, तो आई होप आपको पिट्यूटरी ग्लैंड तो क्लियर हो गई होगी। सो अब क्या होगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हुआ, उसका काम है कॉन्ट्रैक्शन करवाना। उसने वो क्या करेगा, वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। फीटस ने माइल्ड करवाया था, वो स्ट्रॉन्ग करवाएगा। और मैंने ये बताया था जैसे ही यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा ब्रेन में सिग्नल जाएगा। तो यहाँ पर से ऑक्सीटोसिन ने यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करवाया, ब्रेन में दोबारा सिग्नल जाएगा और ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा, और जो कॉन्ट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। सो अब क्या हो जाएगा, जब ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, जब प्रेशर अपने थ्रेशोल्ड को पार कर देगा कॉन्ट्रैक्शन का, तो जो बेबी है वो बाहर आ जाएगा। और जब बेबी की डिलीवरी हो जाएगी तो हम प्लेसेंटा को कट करके बेबी को मदर की बॉडी से अलग कर लेते हैं। प्लेसेंटा में बता ही चुका हूँ, हम पहले डिस्कार्ड भी करते थे, लेकिन अब हम उसके स्टेम सेल्स को स्टोर कर रहे हैं। सो अब ये जो बेबी की डिलीवरी है, इसी प्रोसेस को हम लोग फाइनली बोलते हैं हमारा पार्चुरेशन। सो आई होप आपको पार्चुरेशन अच्छे से क्लियर होगा। सो पार्चुरेशन के बाद क्या होता है, बेबी की डिलीवरी हो गई है तो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज़ लैक्टेशन। लैक्टेशन होता है जो बेबी की डिलीवरी होती है प्रेगनेंसी के तुरंत बाद। होता क्या है, जो हमारी मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, मदर की जो मेमरी ग्लैंड्स होती हैं उनमें मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। सो जब प्रेगनेंसी के एंड पे ये मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, इसी को हम लोग लैक्टेशन बोलते हैं। सो मिल्क जो पहले 4 से 7 दिन तक बनता है फीमेल की बॉडी में, जो स्टार्टिंग के 4 से 7 दिन तक मिल्क बनता है, उस मिल्क को हम लोग नाम देते हैं कोलोस्ट्रम। सो कोलोस्ट्रम में एक स्पेशलिटी होती है, वो थोड़ा येलोइश होता है क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं, और स्पेसिफिकली IgA एंटीबॉडी उसके अंदर ज़्यादा प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से जो चाइल्ड है वो ईजिली बाहर के इन्फेक्शन से सर्वाइव कर सके। सो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ये भी कहा था कि मैं मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक ट्विंस इस वीडियो में बताऊंगा। सो लास्टली वो देखते हैं और उसके बाद हमारा ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। सो ये रहा हमारा लास्ट टॉपिक, मोनोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक ट्विंस। अच्छा, इजीली सिंपल भाषा में समझते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या होते होंगे। मोनोजाइगोट मतलब एक जाइगोट, और डाइजाइगोटिक मतलब 2 जाइगोट। मोनोजाइगोटिक समझते हैं, फर्टिलाइजेशन हुआ था, उससे जाइगोट बना था,
और जाइगोट ने डिवाइड होकर 2 ब्लास्टोमियर बनाए थे, ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस के केस में क्या होता है, जो 2 ब्लास्टोमियर हैं ये दोनों अलग अलग जाइगोट की तरह एक्ट करते हैं। एक्ट करेंगे तो क्या होगा, दोनों अलग अलग डेवलप होने लग जाएंगे और अल्टीमेटली 2 बेबीज़ बन जाते हैं। सो ये तो होता है हमारा मोनोजाइगोटिक। क्यों? क्योंकि एक ही जाइगोट से 2 बेबीज़ बने थे। दूसरा केस क्या होता है, जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था उसमें 2 ओवरीज होती थी। सो ओवरीज से क्या होता था, एक मंथ इस ओवरी से एग रिलीज़ होता था, दूसरे मंथ इस ओवरी से एग रिलीज़ होता था। तो डाइजाइगोटिक ट्विंस के केस में क्या होता है, मान लो कोई ऐसा मंथ आ जाए जिसमें दोनों ओवरी से एग रिलीज़ हो जाए किसी फॉल्ट की वजह से, तो जो स्पर्म्स हैं वो दोनों तरफ जाएं और दोनों की दोनों ओवरीज को, दोनों के दोनों ओवम्स को फर्टिलाइज़ कर दे। सो इस केस में क्या होता है, 2 जाइगोट तो बने हैं, वो 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ है और 2 जाइगोट बनते हैं। तो जो ऐसे बेबीज़ होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस। सो जो हमारे मोनोजाइगोटिक थे, एक बात सोचो, वो एक ही जाइगोट से बने हैं, वो आइडेंटिकल ट्विंस हैं और जेनेटिकली सिमिलर भी होंगे क्योंकि एक ही तो जाइगोट था, तो जो डीएनए था वो दोनों में ही सेम गया है। सो ये तो होते हैं हमारे मोनोजाइगोटिक। डाइजाइगोटिक का केस क्या है, 2 अलग अलग ओवम थे और दोनों के जो जेनेटिक्स होंगे, जो उनके जो डीएनएज होंगे, जो न्यूक्लियस थे, वो डिफरेंट भी होंगे थोड़े थोड़े एक दूसरे से, ज़्यादा डिफरेंट नहीं होंगे लेकिन थोड़ा सा फ़र्क रहता है। क्योंकि तो मोनोजाइगोटिक में हमारे होते थे आइडेंटिकल ट्विंस, लेकिन डाइजाइगोटिक में हमारे नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं जो जेनेटिकली डिसिमिलर होते हैं। सो जो बेबीज़ होते हैं मोनोजाइगोटिक, उनको तो आप पहचान नहीं सकते, आप स्टार्टिंग में उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, वो अलग बात है। जब वो जैसे जैसे बड़े होंगे तो दोनों जिस तरह से जिस कंडीशंस होगी दोनों की, उस हिसाब से उन दोनों में कुछ चेंजेस आ जाएंगे। बट जब वो पैदा होंगे उस टाइम पे आप दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकोगे। और नॉन आइडेंटिकल ट्विंस क्या होंगे, ये होंगे हमारे जेनेटिकली डिसिमिलर। सो इसके साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। इस चैप्टर में इसके अलावा कोई टॉपिक नहीं था। अगर आप चाहो इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करना तो आप मुश्किल से मुश्किल 1 घंटे में इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके अपने कोई भी सजेशंस हो मेरे चैनल से रिलेटेड मेरे को ज़रूर बताना और बटन पे क्लिक करके चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।